अब तक हमने देखा कि सेइको अपनी भूतों की टोली ले आ जाती है और ईवी लाई को पकड़ लेती है। वहीं ओकारुन और टर्बोग्रेनी भी गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद यह लोग घर आकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि जीजी के शरीर से ईवी लाई की बुरी आत्मा को बाहर निकाल सके। लेकिन वह इस काम में फेल हो जाते हैं और ईवी लाई इनसे कहता है कि वह बस अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। यह लोग फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। तो यह घर में डिनर करने चले जाते हैं। आयरा भी इनके यहाँ डिनर करने आई थी और वह गुस्सा थी कि यह लोग उसे भी साथ क्यों नहीं ले गए। आखिर वो उनकी लीडर है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि इसे यहाँ बुलाया किसने। दोनों लड़ने लगती है और फिर आयरा मिंटिस से बोलती है कि यह एलियन वापस यहाँ क्यों आ गया। मिंटिस कहता है कि काऊ ले जाकर वह बहुत खुश था, लेकिन वह उसमें से दूध निकाल ही नहीं पा रहा था और इसका पूरा प्लेनेट भी पानी से भरा हुआ है। तो वहां तो काऊ रह ही नहीं सकती क्योंकि चीकू तीता बिना दूध के जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वह वापस आ गया और अब से वह दोनों हमेशा इसी जगह रहेंगे। यह कहानी सुन आयरा रोने लगती है और ओकारुन पूछता है कि तुम लोग पानी से डायरेक्ट सांस कैसे लेते हो। वही सेको मांजीरो से बात करने में लगी थी और उन्हें जीजी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह अगर और ज्यादा लोगों को बुला ले तब भी इविलाई को जीजी से अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और इससे जीजी पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी तारो, जिसने अब भी जीजी के शरीर को लपेटा हुआ था, वो एक गर्म उड़ान खा लेता है जिससे उसका मुंह जल जाता है और फिर उसके अंदर से जीजी की आवाज आने लगती है, जो सुन सब हैरान हो जाते हैं कि जीजी ठीक हो गया। लेकिन सेको बोलती है कि यह इविलाई की कोई चाल भी हो सकती है। तारो अब अपना चेहरा ओपन करता है और जीजी तो सच में ठीक हो गया था। सेको अब उसके मुंह पर ठंडा पानी डाल देती है जिससे वह वापस इविलाई बन जाता है और कहता है कि वह सबको मार देगा। सेको अब उस पर गर्म सूप डालती है तो वह वापस से जीजी बन जाता है। सेको अब सबको बताती है कि जब जीजी पर ठंडा पानी पड़ता है तो वह इविलाई बन जाता है और जब उस पे गर्म पानी पड़ता है तो वह वापस जीजी बन जाता है। मोमो अब जीजी पर सितारों का फेस उतार देती है, लेकिन उसकी बाकी बॉडी अब भी जीजी से चिपकी हुई थी। सेको जीजी से माफी मांगती है। अगर उसे पता होता कि वहां इविलाई है तो वह इन्हें कभी जाने नहीं देती। अब टर्बोग्रेनी कहती है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इविलाई को कंट्रोल कर पाओगे। इविलाई एक माउंटेन स्पिरिट था जिनकी पावर गॉड लेवल की मानी जाती है। अगर इसने किसी आम इंसान को पजेस किया होता तो उसका शरीर इसे झेल ही नहीं पाता और खत्म हो जाता। इसीलिए उसने जीजी को टारगेट किया जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है और वह उसका अल्टीमेट वेसल है। टर्बोग्रेनी कहती है कि इविलाई एक अभी पैदा हुए बच्चे जैसा है और वह टाइम के साथ साथ पावरफुल होता जाएगा और फिर यह लोग उसे बंद करके नहीं रख पाएंगे। सेको कहती है कि जीजी अब से हमेशा किसी न किसी की नजर में रहेगा और मांजीरो भी उसकी निगरानी करता रहेगा और जब तक वह इविलाई को खत्म नहीं कर देते जीजी मिगोए शहर छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि शहर के बाहर इनकी पावर कम हो जाती है। साथ में सब लोग अब से गर्म पानी का थर्मस ले घूमेंगे ताकि वह उसे जीजी के मुंह पर मार के उसे नॉर्मल कर सके और जीजी को भी ध्यान रखना होगा कि वह ठंडे पानी से दूर रहे। हाथ धोते समय, पानी पीते समय या बारिश से भी उसे बच के रहना होगा क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ते ही वह इविलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद मिंटिस यहाँ से जाने लगता है और मोमो उससे पूछती है कि अब वह कहाँ रहेगा। तो मिंटिस बताता है कि वह पास ही के एक डेयरी फार्म में काम करने वाला है। यह सब जुगाड़ से ने किया है। अगर इन्हें कभी भी जरूरत पड़े तो यह मिंटिस को बुला सकते हैं। वही आयरा तो तब से मिंटिस के बच्चे के साथ खेलने में लगी थी और ओकारुन बड़बड़ करने लगता है कि उसका यूएफओ उड़ता कैसे है, वो पेट्रोल पर चलता है कि डीजल पे। मिंटिस उसे कुछ बताता है पर वह भाषा इन्हें समझ ही नहीं आती। अब मोमो मिंटिस से पूछती है कि उसका असली नाम क्या है, जिस पर मिंटिस बोलता है कि पीनी वीनी, जो सुन यह लोग कहते हैं कि मिंटिस ही ठीक है। इसके बाद यह अपने यूएफओ में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन यह सब हॉस्पिटल जाने लगते हैं जहां पर जीजी के पेरेंट्स भर्ती है। मोमो और ओकारुन पीछे बैठे हुए थे और वह एक मोमेंट भी शेयर करते हैं जिसमें मोमो जानबूझकर ओकारुन के हाथ पर अपना हाथ रखती है और दोनों शर्माने लगते हैं। ओकारुन मोमो से पूछता है कि वह क्या कर रही है, तो मोमो कहती है कि कुछ भी तो नहीं। तभी जीजी चिल्लाने लगता है कि तारो उसकी बात नहीं सुन रहा। जीजी की अभी सिर्फ गर्दन आजाद हुई है, उसका बाकी शरीर अब भी तारों के कंट्रोल में है। यह लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लेते हैं और मोमो कहती है
कि काश वो जल्दी ठीक हो जाए। जीजी बोलता है कि वह लोग बहुत मस्ती करते हैं, तो अच्छा हुआ अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं। उसे तो उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें देखते ही जीजी बच्चे की तरह रोने लगता है। मोमो तारों से कहती है कि वह अपना हाथ ऊपर करे, पर वह जीजी को अजीब तरह से नचाने लगता है। न्यूज में बताया जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जंगल की आग को भी काबू कर लिया गया है, और साथ में पूरी की तो फैमिली को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इनकी लीडर नाकी कहीं भाग गई है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। हम देखते हैं कि नाकी जंगल में छुपी हुई थी। लड़ाई में उसका एक हाथ टूट गया था। नाकी कहती है कि मैंने 200 साल लगा दिए थे उसे इतना बड़ा करने में। वह सूचिनोको की बात कर रही थी। वह अब गुस्से में चिल्लाने लगती है और एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती है। इसके बाद वह अपने शरीर को कांचली की तरह उतार देती है और हम देखते हैं कि नाकी तो इंसान है ही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, और 200 साल से वह इंसान की शक्ल में घूम रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोमो, तुमने जमीन के भीतर रहने वाले सभी मॉन्स्टर्स को अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन मोमो और ओकारून साथ में स्कूल जाने लगते हैं। वो पूछता है कि अब जीजी कैसा है, तो मोमो बताती है कि शायद हयाशी रिचुअल करके उसे ठीक किया जा सकता है, पर कोई हयाशी करने को तैयार ही नहीं है। ओकारून बोलता है कि अगर तारों की सील हट गई तो हमें फिर से इविलाई से लड़ना पड़ेगा। मोमो कहती है कि हाँ शायद, और वह ओकारून से कुछ पूछना चाहती है, पर वह कुछ बोले उससे पहले ही यहाँ मोमो की दोनों दोस्त मीको और मोको आ जाती है, और इन्हें फिर से देख मोमो बहुत खुश होती है। मीको बताती है कि जीजी के गांव में ज्वालामुखी फटा है और उसके ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा है। खैर, यह सब स्कूल पहुंच जाते हैं। वहीं आयरा की क्लास में उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब से उसने सबको सच बताया है कि उसी ने मोमो के खिलाफ वह रमर फैलाया था, आयरा बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मोमो और ओकारून उसके पास आ जाते हैं और मोमो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। जो देख बाकी क्लासमेट्स हैरान थे क्योंकि इन दोनों में तो लड़ाई हो गई थी। मोमो अब ओकारून और आयरा से कहती है कि वह दोनों आज उसके घर सोने आए ताकि यह लोग मिलकर जीजी पर नजर रख सके और सेई को भी थोड़ा आराम कर सके। यह सुन वह दोनों ही शर्माने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें मजबूरी में हाँ करनी पड़ रही है, और वह तुरंत मोमो के घर रात रुकने को हाँ कर देते हैं। मोमो यह भी नोटिस करती है कि आयरा का अब स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। आयरा कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी गलती मेरी थी। इधर से इको तारो से कहती है कि जीजी के शरीर को पूरी तरह से आजाद कर दे क्योंकि उसके ऊपर लगे तालिस्मान की पावर अब खत्म हो गई थी, और तारो पूरी तरह से जीजी से अलग हो जाता है। सेको फिर से जीजी को याद दिलाती है कि उसे पानी से बच के रहना होगा और सिर्फ गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तभी मोमो और ओकारून स्कूल से वापस आ जाते हैं और इनके साथ आयरा भी थी। सेको इन सबको गर्म पानी का थर्मस पकड़ा देती है ताकि जब भी जीजी इविलाई बने तो यह लोग उसके मुंह पर पानी मार सके। इसके बाद यह लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। ओकारून और जीजी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वहीं मोमो और आयरा में भी दोस्ती होने लगी थी। ओकारून अब सेको को सोया सॉस देने लगता है और गलती से उसकी एक बूंद जीजी के हाथ पर गिर जाती है और वह तुरंत ही इविलाई बन के पूरी टेबल पलट देता है और इस घर में बड़ा धमाका होता है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।